अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम करा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज मुल्क में दो अहम वाक़यात हुए। एक तो ऑन गोइंग ऑपरेशन जो है दहशतगर्दों के खिलाफ, उसमें खासी पेशरफ्त हुई। और दूसरा जो आप सब ने देखा होगा अपने टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर, हर चैनल ने मोर और लेस उसको कवर किया, बड़ा एडिक्वेटली कवर किया। पाकिस्तान अवामी तहरीक के रूह रवां जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो पाकिस्तान वापस आए बरास्ता लंदन और दुबई इमारात की फ़्लाइट पे, तो वो आज जो है हर खबर की जीनत ये खबर रही बन के। यहाँ पे दो किस्म के वाक़यात हमें देखने हैं। मैं आपको बिल्कुल इन शॉर्ट बता रहा हूँ और कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ। एक तो हुकूमत की बेइंतहा बौखलाहट हमें ज़रूर देखने में आई, और दूसरी तरफ जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी के नाकदीन हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह से इसका ड्रॉप सीन हुआ सारी चीज़ का, वो कोई यानी उनकी एक्सपेक्टेशन से या उनकी उम्मीदों से कम था। उनका ख्याल था कि शायद डॉक्टर साहब वहाँ पे रेजिस्टेंस करेंगे, या शायद डॉक्टर साहब वफाकी हुकूमत पर रिलायंस का इजहार नहीं करेंगे कि गवर्नर आए और गवर्नर की गाड़ी आए या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उसका हो। उनका ख्याल था कि वो आम आदमी की तरह आएंगे, क्योंकि बहरहाल बात इनकलाब की हो रही है और यही एक उनका नारा है। बहरहाल उसमें जो उनके चाहने वाले, उनका कहना है कि जी उन्होंने किसी नाखुशगवार हालात और वाक़यात को उन्होंने अवॉइड करवाया, और उन्होंने ये बताया कि वो बिल्कुल ही ऐसे इंसान नहीं है कि जो किसी की बात ही ना सुने और जो किसी अच्छी या जायज़ तजवीज़ पे अमल ना करे। उनके जो सियासी मुखालफीन हैं उनका ये कहना है कि झाग की तरह जो है वो सारी मूवमेंट उनकी बैठ गई। लेकिन ये भी फैक्ट है कि कल से अभी तक पाकिस्तान अवामी तहरीक और मिनाजुल कुरान के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के और सुन्नी मुत्तहिदा महाज जो है उनके वहदतुल मुस्लिमीन के कारकुनान पे बेइंतहा जुल्म भी हुआ, मजालिम भी हुए। आंसू गैस की शेलिंग हुई, टीयर गैस की शेलिंग हुई, उनको मार पीट की गई। ये सही है कि फायरिंग नहीं हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज पुलिस ने कदरे जो है बहुत रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आज काफ़ी जगहों पे पुलिस विक्टिम भी बनी रही, जहाँ पे मुजाहिरीन ने पुलिस वालों को आड़े हाथों लिया और उन्होंने बल्कि हाथों हाथ लिया, और यानी उनको भी उन्होंने मारा और ज़ख्मी किया। और दोनों सूरतों की, यानी अगर पुलिस निहत्ते लोगों को मारे उसकी भी, और अगर आवाम पुलिस के ऊपर हाथ उठाए तो उसकी भी भरपूर मजम्मत होनी चाहिए। क्योंकि बहरहाल लॉ इन्फोर्समेंट जो करने वाले इदारे हैं या जो अफराद हैं, ये उनका काम है, ये उनका फ़र्ज़ है, और वो अपने अहकामात को निभा रहे होते हैं। कुछ ज़ातियात के ऊपर ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा वो कर रहे हो। लेकिन आज के वाक़े ने हमें बड़ी चीज़ें दिखाई और उससे हमें बड़े सबक अब लेने को मिलेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये मुल्क इनकलाब के लिए तैयार है या नहीं है? क्या ये मुल्क इस तरह की रेडिकल तब्दीली के लिए तैयार है या नहीं है? क्या डॉक्टर ताहिरुल कादरी आने वाले दिनों में इमरान खान जो एक वाहिद अपोजिशन है, असेंबलीज की वजह से मैं बात कर रहा हूँ, मैं और किसी वजह से बात नहीं कर रहा, जो एक मेजर कंपोनेंट है अपोजिशन का, क्या उनको अपने साथ मिलाने में कामयाब हो सकते हैं कि नहीं? क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर इमरान खान उनके साथ मिल जाएं तो फिर ये दिनों का खेल है और लम्हों की बात है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इस सारी ये जो एक उनके ऊपर आजमाइश आई हुई है उससे बहरावर हो सकती है कि नहीं, और वो उससे निकल सकती है कि नहीं? ये सारी बातें जो हैं इनका तो आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन कुछ इसके ऊपर तज्जिया भी हो सकता है और कुछ एनालिसिस भी हो सकता है। एक एनालिसिस मैं आपको ज़रूर दूंगा आज, वो ये लगता यह है कि हमारे लेक्चर्स, हमारे भाषण, हमारी बातें जो हैं वो दूसरों के लिए होती हैं, अपने ऊपर हम उसको लागू नहीं करते और ना करना चाहते हैं। वही बात जो मैं दूसरे एंकर्स को कहूँगा कि उनको फॉलो करनी चाहिए, शायद मैं अपने लिए उसको नज़रअंदाज कर देता हूँ। ये एक इंसानी कमज़ोरी भी है। जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए तो उनके वापसी के ऊपर उस वक्त जो स्टॉपेजेस हुए, बैरियर्स लगे, जो आंसू गैस हुई, जो पकड़ धक्कड़ हुई, जो अरेस्ट्स हुए, उन सब को मियाँ नवाज शरीफ ने बेइंतहा कंडेम किया और हमें यह बताया कि आमरीत और जमहूरियत का यही फ़र्क है कि जमहूरियत का हुस्न ये है कि उसमें इख्तलाफ राय और बिलखसूस डेमोन्स्ट्रेटिव इख्तलाफ राय जो है वो उसका एक जेवर है।
लेकिन आज जो हमने देखा और कल जो हमने देखा वो ऑब्वियसली जेवर जो है वो कानों की बालियां वगैरह कानों से खींच खींच के उतारी गई। मियां नवाज शरीफ जब पाकिस्तान वापस आए थे, जहाज के अंदर उनकी जो गुफ्तगू थी वो क्या थी, मैं आपको वो सुनवाता हूँ। अभी कुछ समझ नहीं आ रही, और अब आप देखिए कि हम यहाँ से अब जाएं कहाँ। ना बाहर कोई हमारी गाड़ी है, ना कोई बाहर हमारे लिए कोई हमारे बंदे यहाँ पे पहुँचने दिए हैं, और सबको रोका हुआ है रास्तों में, जगह जगह पे रोका हुआ है। तो यहाँ अब एयरपोर्ट पे कोई, वो मुझे कहते हैं इमिग्रेशन करवा लें, तो इमिग्रेशन करा के फिर आगे कहाँ जाएं। तो र्यूमर तो ये है कि कहते हैं कि कोई जहाज़ खड़ा है, कोई हेलीकॉप्टर खड़ा है आपको यहाँ से ले जाने के लिए, हमें मालूम नहीं है। तो ये तो बात नहीं, क्योंकि बाहर तो सब कुछ यहाँ सील किया हुआ है, चिड़िया पर नहीं मार रही यहाँ पे, ना कोई गाड़ी है ना कोई बंदा है। तो हम इमिग्रेशन के बाद किधर जाएंगे? द गवर्नमेंट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, डजंट बिलीव इन एनी ethics, morality, law. I think the government only believes in these things. ना गाड़ियां आने दी हैं, ना बंदों को आने दिया है, और हर कदम पे गवर्नमेंट ने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, रुकावटें खड़ी की हुई हैं, वो बड़े बड़े ट्रेलर्स खड़े किए हुए हैं रास्ते में, पुलों पे ट्रेलर्स खड़े किए हुए हैं, और नाके लगाए हुए हैं। ये तो ऐसा जैसे कि कोई खुदा न खास्ता कोई जंग की तैयारी की जा रही है कि एक तरफ हमें और दूसरी तरफ, एक तरफ हुकूमत है, दूसरी तरफ कोई दुश्मन है। हम तो बिल्कुल इसी नीयत से आए थे कि यहाँ आएंगे, फौरन अपने लाहौर की तरफ रवाना हो जाएंगे, लेकिन अब लाहौर की तरफ रवाना क्या पैदल हो जाएं। डॉक्टर तारुल कादरी भी आज इस्लामाबाद आ रहे थे लाहौर की तरफ रवाना होने के लिए बरास्ता जीटी रोड, और उनको तो वो मौका ही नहीं दिया गया, उनके जहाज को डाइवर्ट कर दिया गया, जिसका कल वजीर इत्तलात ने, परवेज रशीद ने कहा था कि किसी जहाज को डाइवर्ट नहीं किया जाएगा, कोई फ्लाइट कैंसिल नहीं की जाएगी। आज कम से कम 24 घंटे से कम अरसे में जब उनकी बात झूठी साबित हुई तो एक छोटी सी उनको माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए थी। लेकिन खैर ये कैरेक्टर की बातें हैं, परवेज रशीद साहब से क्या एक्सपेक्ट करना। तो मेरे साथ मौजूद है मोहसिन बेग, सीनियर सहाफ़ी हैं, ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के रोए रवा हैं। मेरे साथ मौजूद है साहिबजादा हामिद रजा, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है। आज बहुत बड़ी तादाद में ये और वहदतुल मुस्लिमीन के जो वर्कर्स थे, कारकुनान थे, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद तक पहुँचे थे, हज़ारों की तादाद में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना मियां नवाज शरीफ की बातें और आपने देखा आज भी जो हुआ, दोनों में आपको कोई कंपैरिजन लगता है? मुबशिर साहब, मैं अभी सुन रहा था इनके क्लिप। बेसिकली जब मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त आए तो उस वक्त ये हालात नहीं थे। मैं खुद इनके साथ जो जर्नलिस्ट आए, मेरा आपका मतलब है जो वो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं। उस वक्त कोई नवाज शरीफ गलत कह रहे हैं? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। उस वक्त कोई बैरिकेड्स नहीं था। इनके लोग भी इसकी गवाही देंगे। चंद लोग थे। मैं अपने रिपोर्टर्स को लेने के लिए जब एयरपोर्ट गया तो हार्डली 10 मिनट में मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। रोडें खाली थी, कोई एजिटेशन नहीं था। जो कल का सीन है वो तो बहुत मुख्तलिफ था। आपने भी देखा, मैंने भी देखा। इन्होंने जो कल, मुझे लगता है कि कल रात को जब हमने मिलना था तो हम मुलाकात नहीं हो सक रही थी, हर तरफ से सड़कें बंद हो, और हर तरफ से। और जो इन्होंने कल किया है वो बहुत ज्यादा था। मियां साहब की तो इनके अपने लोग ही नहीं आए, और कुछ लोग तो इनके जो लीडरान है आजकल वजीर बने हो, ये तो बेचारे पुलिस को कह रहे थे यार थोड़ा सा डंडे वंडे मार। नहीं, तस्वीरें खिंचवाए। इकबाल साहब ने कहा था मुझे प्लीज अरेस्ट कर लो, नहीं डंडे लगा के एक दो तस्वीर खिंचवा के मुझे ले जाए। तो उस वक्त तो ये सीन ही नहीं था, कोई बैरिकेड्स नहीं थे। ये बिल्कुल इनको किसी ने गलत बताया। ये तो खुद वापस जद्दा में पैलेस में चले गए थे अकेले बैठ के। तो ये गलत है। कल का सीन बहुत मुख्तलिफ था। आपने खुद देखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और सारे चैनल्स ने दिखाया उसको। ये तो बहुत ज्यादा था कल। मतलब इन्होंने इतने ज्यादा इंतजाम किए, फिर इतनी ज्यादा पुलिस ने शेलिंग की, इतने ज्यादा लोगों को मारा, और फिर जो आप कह रहे थे कि कंडेम करना चाहिए पुलिस को, जो अवाम ने रिएक्शन शो किया,
यस कंडेम करना चाहिए, लेकिन ये अवाम का रिएक्शन है टुवर्ड्स पुलिस। पुलिस को भी चाहिए कि हुक्मरानों के एक हद तक ऑर्डर माने, जो कि लाहौर में जैसे किया गया, ये उसका रिएक्शन था। आज कोई मुख्तलिफ चीज नहीं है, और ये रिएक्शन जो है किसी दिन हुक्मरानों पे भी हो जाएगा, और वो दिन दूर नहीं है। साहबजादा साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसको मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ अरसे से बहुत वाइब्रेंट फोर्स बन के उभर रही है, और आप लोग जो है ना सिर्फ दीन की बात करते हैं, मस्जिद का मेंबर आप लोगों ने संभाला हुआ है, बल्कि आप ये हकीकी तौर पे सियासी सोच और समझ रख रहे हैं, और ये एक बड़ा एक खुशाइन बात है। अगर इंडिया में शिवसेना जीत सकता है या कोई ऐसा जीत सकता है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कोई दीनी जमात आए, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी। यानी मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, कोई भी, मैं कोई किसी की भी बात कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये बताएं कि कल जो रात को जो मुजालिम हुए खुद आपके साथ और आपके वर्कर्स के साथ हुआ, और जिस तरह से आप लोग पहुंचे यहाँ पे, वो तो जरा नाज़रीन को बताएं। मुबश्शिर साहब, उसकी जानिब जाने से पहले मैं सिर्फ 2 मिनट में एक सम अप करूँगा। जो मियाँ साहब वाली अभी आपने वीडियो दिखाई और मोहसिन बेग साहब ने फरमाया, मेरे वालिद उस वक़्त नेशनल असम्बली के मेंबर भी थे, और बड़ी सहूलतें बर्दाश्त करने के बावजूद हम मियाँ साहब के साथ स्टैंड किए थे और हमारा अलायंस था। और उस केस में मेरे वालिद ने पहली मरतबा भुट्टो साहब की मूवमेंट के बाद मियाँ साहब के लिए जेल में गए। ये शरफ भी हमें हासिल है आज जो हम उनके मुखालिफ बैठे हैं। मैं मोहसिन बेग साहब की इस बात से मुकम्मल इत्तफाक करूँगा कि माँ सिवा लाहौर के, और वो भी नॉट टू दैट एक्सटेंड, उस वक़्त वर्कर नहीं निकला था मुस्लिम लीग नून का। मैं तो पर्सनली गवाह हूँ, वालिद की गिरफ्तारियाँ हुई, हमारी गिरफ्तारियाँ हुई थाने पुरानी नारकली के अंदर हमने, उसके बाद दहशतगर्दी के पर्चे हमने बर्दाश्त किए और क्या कुछ नहीं किया। बहुत एक छोटी सी क्लास थी जिनकी सिंसियरिटी लेवल था, और वो भी उसकी रीज़न ये थी कि वो अपने ज़मीर के आगे जवाब दे थे, या वो समझते थे कि हमें इस तरह करना चाहिए। वर्कर नहीं निकला। जो मंजर उसमें था और जो कल में था, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मसलन मैं कल शाम 5 बजे फैसलाबाद से निकला हूँ। फैसलाबाद में जो पोजीशन थी जिस हवाले से बंद कर दिया गया था कारकुनान को, वर्करों को, और उसके बाद ऑनवर्ड्स मुकम्मल मोटरवे, मैं 5 बजे मोटरवे के ऊपर दाखिल हुआ हूँ, और मुबश्शिर साहब मैं 3:30 बजे मोटरवे से सुबह मैं इस काबिल हुआ कि मोटरवे से उतर सकूँ। छोटी से छोटी इंटरचेंज जो है उसके ऊपर भी किसी जगह सैकड़ों की तादाद में, किसी जगह हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद थे, और कंटेनर्स लगा के पूरा मोटरवे सील कर दिया गया था। एनी वे विच वॉज गोइंग टुवर्ड्स इस्लामाबाद, देयर वाज नो वे आउट फॉर दैट कि आप किसी तरीके से इस्लामाबाद पहुंच सकें। और जब हम इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जिस तरीके से भी दाखिल हुए, किस जगह से कुछ करना पड़ा, किस जगह से कुछ करना पड़ा, आप उसके अंदर जो मुझे सबसे ज़्यादा मेरे लिए तकलीफ दे अमर था वो ये था कि गोलड़ा मोड़ से लेके रावलपिंडी एयरपोर्ट तक, अब मैं सलूट करता हूँ उन खवातीन को, उन अपनी माँ बहनों को, उन बच्चियों को, कि इतना लंबा डिस्टेंस है, और वो मुबश्शिर साहब वहाँ से पैदल चलना शुरू हुई और एयरपोर्ट तक पहुंची। साहबजादा साहब, कल अटक के पुल से 7000 अफराद जो जिनको रोका गया बसों पे, वो उतर के इस्लामाबाद की तरफ पैदल चलना शुरू हो जाए। मैं मुबश्शिर साहब एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे ताहिरुल कादरी साहब की काफ़ी चीज़ों से इख्तलाफ है, लेकिन जो उनके वर्कर्स हैं, मैं कहता हूँ आफरीन, मैं कहता हूँ जी, मैंने कल भी देखा है, पहले भी देखा था, ये धरना जब इस्लामाबाद आया तब भी देखा, उस वक्त इंतहा की सर्दी थी, और मैंने लोगों को घास पे और सड़क पे सोते हुए देखा उस सर्दी में। मैंने 2 कम्युनिटीज की मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे। मेरा ख्याल है कि प्रोटेस्ट जो है वो अब मैंने अपनी पूरी जिंदगी में और बाशऊर जिंदगी में जो मैंने देखा, सबसे ज्यादा मैं सलाम पेश करता हूँ, तारीफ करता हूँ ये हजारा कम्युनिटी को, कि जिस तरह उन्होंने साइलेंट और चुप होके और एजुकेटेड प्रोटेस्ट किया। भी बहुत हुआ, लेकिन इतना जुल्म हुआ, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला माफ करे, सबको माफ करे। यानी किसी दुश्मन को भी ऐसा ना दिखाए। इंसानियत की तौहीन है जो लेकिन जितना उन्होंने सब्र करके, उन्होंने बड़े दबे अल्फाज में भी नहीं बल्कि चुप रह के उन्होंने सिविलाइज तरीके से, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती, पूरी दुनिया में नहीं मिलती। नहीं, इनके वर्कर्स भी मैंने। दूसरा, आज आप देखें कि यानी इस्लामाबाद में मैं खुद था, मैं देख रहा था जगह जगह अब पाकिस्तान अवामी तहरीक और मिनाजुल कुरान के बिलखसूस जो कारकुनान थे, क्योंकि उनके मरकजी रहनुमा नहीं थे, वो पता नहीं गिरफ्तार हुए थे, हाउस अरेस्ट थे, क्या थे, लेकिन उसके बावजूद एक गमला नहीं उन्होंने तोड़ा, एक पत्ता नहीं उन्होंने तोड़ा। जहां उन्होंने अपनी मार्क की
निशानदेही की, वो वहीं पे बैठे रहे, गर्मी में, भूख में, प्यास में, और औरतें बच्चे उठा के, हत्ता कि वो बच्चे भी नहीं रो रहे थे। पता नहीं किस किस्म की ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग कमाल है। मैं आपको बताऊं कि ये किसी पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे वर्कर्स नहीं है, और मैं नहीं समझता कि ताहिरुल कादरी साहब इनको कैश कैसे करवाएंगे। इतने लोग भी मरवा दिए, आज का ड्रॉप सीन भी अजीब किया। अगर यही करना था तो यार इतने लोग क्यों मरवाने थे? जो मारने वाले हैं उनको तो शर्म नहीं है, जो लोग मरे हैं उन बेचारों की तो जाने गई है ना जी। इस पे मैं आता हूँ, इस पे तो साहिबजादा साहब बात करेंगे और कुछ मैं भी बात करूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। साहिबजादा साहब, आप एग्री करते हैं जो ब्रेक पे जाने से पहले मोहसिन साहब ने बातें की? मुबशिर साहब, यकीनी तौर पे एक तो कुछ सवालात उठाए गए, दूसरा मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया सेल है उसने इसे पोर्ट्रे करने की कोशिश की, काफी क्रिएट किया। देखिए, मैं इसमें एक बात समझने की है कि ये तैयारा पाकिस्तान एयरलाइंस का नहीं था, एमिरेट्स का था, और ये इशू अब एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जा रहा था और पूरे मुल्क की जग हंसाई हो रही थी। और अब बहुत कहा जा रहा है कि फलाने ने रोल किया, फलाने ने रोल अदा किया। मैं खुद एयरपोर्ट के अंदर चौधरी शुजात साहब के साथ मौजूद था, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट द रोल ऑफ चौधरी शुजात साहब। उन्होंने जिस तरीके से जो बैकडोर जितने रवाबत थे, तारुल कादरी साहब के साथ रब्ता करके उन्हें उनके साथ निगोशिएट करके उनके साथ तमाम मामला सेटल डाउन करने के हवाले से, ये बेसिक रोल चौधरी शुजात साहब और तारुल कादरी साहब के दरमियान नेगोशिएशन थी। रिजवान मेरी भी और जो तमाम साथी वहां पर मौजूद थे, मैं वहां देख रहा था उस वक्त उनसे बात होती रही। मैं ये समझता हूं कि अगर डॉक्टर साहब उस मौके के ऊपर ना आते बाहर, क्योंकि ये बहरहाल हम तो वहां पे 7 घंटे से मौजूद थे और हमारे सामने सिचुएशन थी, तो इसके इफेक्ट्स बहुत वर्स्ट हो सकते थे। जो सब वर्कर्स उनके आ रहे थे, जज्बाती हो गए थे, और अब हमारे लिए मसला बनता जा रहा था कि पूरे जीटी रोड के ऊपर जो लोग इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे कि वो इस्लाम लाहौर का या इस्लामाबाद का रुख करना शुरू हो गए थे विदाउट इवन द पार्टी डायरेक्शंस। मसलन बहुत सारी जगहों पे सुनी था कौंसिल के वर्कर्स जिन्हें ये बतलाया गया था कि आपने जीटी रोड के ऊपर रहना है, वो सुबह इस्लामाबाद की तरफ मूव करना शुरू कर गए थे कि वहां पे शायद कोई माहौल बन रहा है। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत वाइज डिसीजन इस लिहाज से है कि एक शायद दोबारा एक ऐसा ब्लड शेड जो हो सकता था खुदा ना खास्ता, उससे बड़े आसान तरीके से हैंडल कर लिया गया। और एक बात जो एक पॉजिटिव चीज सामने आई है डॉक्टर तारुल कादरी साहब के हवाले से, जो कहा जाता है कि वो बहुत स्टबन है या बात नहीं मानते, जिस तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है उनके बारे में, उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को नीचे लेके आए और नेगोशिएट किया, बात को अंडरस्टैंड किया और पूरा मुल्क जो क्योस की सिचुएशन में था उसे निकाला, ये बहरहाल एक पॉजिटिव साइन है। और मैं एक और बात यहाँ पे वजाहत कर दूं कि बाज मीडिया हाउसेस पे ये स्ट्रेट अवे कोट कर दिया गया जी कि तारुल कादरी साहब ने कहा कि कोर कमांडर यहाँ पे आए और वो मुझसे मुलाकात करें, वो बिल्कुल गलत था। तारुल कादरी साहब ने इस हवाले से कोई बात नहीं की थी और उन्होंने फौज के आने की बात नहीं की थी, उनको बहुत सीवियर सिक्योरिटी थ्रेट्स थे और उन्होंने ये कहा था। अब देखें, हमारे जो कल तक सो कॉल्ड हाउस अरेस्ट रहने वाले वफाकी वज़रा हैं, ये आज रेंजर्स की तहवील में है, रेंजर्स की सिक्योरिटी ले रहे हैं। खुद पंजाब गवर्नमेंट ने मियां शहबाज शरीफ साहब ने फौज से अपनी सिक्योरिटी मांगी है, तो अगर उनको मिल सकती है तो चंद दिन पहले लाहौर के अंदर जो इतना बड़ा सानेहा हुआ, जिस तरीके से कैजुअल्टीज हुई, तो उनके तहफुजात न सिर्फ उनके थे, हमारे भी थे। सुबह आपके भी यकीनन इल्म में है कि इस हवाले से रिपोर्ट्स थी, जो लोग वहां पे जा रहे थे उनके हवाले से रिपोर्ट्स थी कि इवन इनके ऊपर भी अटैक हो सकता है, ये मामलात हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता डॉक्टर तारुल कादरी साहब के हवाले से कोई इस किस्म का प्लान तैयार कीजिए, तो जो कि मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ अपन मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के साथ कि ये अब मुखालफत के अंदर तमाम अखलाकी हदूद को पामाल कर देते हैं, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि अगर खुदा ना खास्ता को मिस हो जाता, उस ब्लड शेड का ये मुल्क मुतहम्मिल हो सकता था। और ये जो इन्होंने पंजाब के वजीर कानून साहब ने या दीगर लोगों ने आके एक रट लगाना शुरू कर दिया टीवी के ऊपर कि जनाब वो ऑपरेशन को सबूताज किया गया, ज़रब अज़ब को सबूताज किया गया, ये इन लोगों ने किया है। ये तो वो लोग हैं जो ऑपरेशन के लिए जा नहीं थे। मुझे आज समझ नहीं आती कि क्या हमारे सियासतदानों का, हमारी रूलिंग पार्टीज का ज़मीर इतना मर गया है कि जो स्टेटमेंट 2 घंटे पहले पास करते हैं, कल तक कौन नहीं जानता कि ये फौज के मुखालिफ थे,
कल तक ये उन्हीं दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, उन्हीं तालिबान की हिमा के ऊपर ये इक़्तिदार के अंदर है, उनकी इनको मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। और आज जब ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया फौज ने, उस पेज पे नहीं थे, इन्होंने जबरदस्ती उसको अपने खाते में नहीं थे, अब वो किताब एक लाइब्रेरी में नहीं थी। इतना फौज की मोहब्बत जागना शुरू होगी कि आप ये देखें कि कल जो ऐड चले हैं और 2 दिन से जो ऐड चल रहे सिलसिला शुरू हो गया, करोड़ रुपए की जो करोड़। और यकीन करें कि इनसे पूछा जाए कि ये जब पहले कैंपेन फौज ने तो ऑपरेशन बहुत पहले प्लान किया था सर्दियों में, बिल्कुल, और उस वक्त ये ऑपरेशन फौज के हक में जाता, उस वक्त तो इन्होंने मुखालफत की, उस वक्त इस वॉर को ऑन नहीं किया। और आज ताहिरुल कादरी साहब का इवेंट। लेकिन एक बात मैंने सवाल आपसे पूछना है, कोई कहे माने या ना माने, पाकिस्तान अवामी तहरीक और मिनाजुल कुरान के कारकुनान की जो उनका जो नज़्म ज़ब्त है, उनका जो हौसला है और उनका जो डिसिप्लिन है, उसको तो सलाम किए बगैर आदमी नहीं रह सकता। बशीर साहब ये देखें, ये मैं आपको एक बात कहूंगा, जितनी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके ऊपर एक मज़हब की छाप जाता है, इनके कारकुनों की तरबियत बड़े ऑर्गेनाइज वे में होती है। इनके कारकुनों को मजहबी जलसों के अंदर भी जाना होता है। इनके कारकुनान का जो टेम्परामेंट है वो पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स की निस्बत बहुत ज़्यादा होता है। तो एक बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके में और बड़े तवील स्ट्रगल है अवामी तहरीक, जितने मैं तो इसमें तमाम रिलीजियस पार्टीज को लेके, और आप देख लें पाकिस्तान में जो रिलीजियस पार्टीज हैं उनके स्ट्रक्चर में और जो बिल्कुल प्योर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क है। उनका कारकुन अगर मजहबी पार्टी का कायद जी कह दे कि आपने 20 घंटे नहीं उठना, तो उसका वर्कर नहीं उठेगा वहां से। पॉलिटिकल पार्टीज का जलसा आधे घंटे के बाद ऑटोमेटिकली इंतशार का शिकार हो जाता है। तो ये एक तरबियत बाकायदा तौर पर की जाती है जो सामने। मौसम साहब, $1 मिलियन क्वेश्चन जी प्लीज। खुद पीटीआई के बहुत लोगों को हैरत है कि जब एजेंडा एक है, करप्शन ऑफ सिस्टम को चेंज करने का है, तो वो कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से अभी तक इमरान खान साहब जो हैं या उनकी पार्टी जो है वो इस अलायंस में नहीं शामिल हुई? मेरे ख्याल में मुबशर साहब, इमरान खान और उनके जो भी पॉलिटिकल एडवाइजर्स हैं उनकी पार्टी में, वो शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आए जब अलायंस की ज़रूरत पड़े। फ़िलहाल मेरे ख्याल में उनका मौक़िफ़ ठीक है कि कादरी साहब या किसी और के साथ एक एजिटेशन प्लान करना और एक अपोजिशन का इत्तेहाद बनाना, उसकी ज़रूरत तो है, लेकिन वो शायद एक टाइम का इंतज़ार करेंगे। फ्यूचर में हो सकता है, मुझे लगता है कि इनका अलायंस हो जाएगा। कब तक? वेरी सून। रमज़ान के अंदर हो सकता है, रमज़ान में हो जाए। ये कॉल देखिए कब कहाँ। आज जो कादरी साहब ने कॉल की बात की है, आपको लगता है ये अनकरीब शुरू हो जाएगा कोई? कादरी साहब, थोड़ा सा मैं इख्तलाफ इसलिए कर रहा हूँ कि आप देखें वो अपनी थोड़ी सी स्टेटमेंट्स जो है ना, फौरी तौर पर लीडर का काम यही होता है कि आप एक प्रोग्राम दें और फिर उस पर स्टैंड करें और आपके फॉलोअर्स उसको मान लें। आप अगर हर 15-20 मिनट के बाद अपना स्टांस चेंज करें तो फिर आपका वर्कर और जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज जो दूसरी हैं वो फिर थोड़ा सा स्टेप बैक करती हैं आपसे बात करते हुए, आपसे अलायंस करते हुए, आपके साथ चलने के ऊपर। तो कादरी साहब ने जो भी प्रोग्राम अभी तो अनाउंस नहीं किया, मेरे ख्याल में वो खुद कंफर्म नहीं है कि उन्होंने करना क्या है फ्यूचर में। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जितना उनका वर्कर उनके साथ है, ठीक है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि उनके वर्कर्स बड़े डाई हार्ट हैं। तो खुद भी शायद वो कंफर्म नहीं है कि उन्होंने फ्यूचर में करना क्या है। क्यों जी? मेरा ख्याल है इस हवाले से चूंकि पाकिस्तान आ गए हैं, जो लास्ट हमारी टेलीफोनिक गुफ्तगू होती रही, सारे मामलात होते रहे, उसमें एक तो ये बात डिसाइडेड है कि बहरहाल हमने इस गैर जमहूरी हुकूमत को नहीं रहने देना। चौधरी शुजात साहब से भी बात हुई, मुझसे बात हुई, मजलिस इफ़ादत मुस्लिमीन की क़यादत से बात हुई, एक जॉइंट आपस में हमारी डिस्कशन भी हुई, डिबेट भी हुई, और उसको छोड़ दिया गया था डॉक्टर साहब के पाकिस्तान पहुँचने पर, ताकि बिलमुशाफा मुलाकात के अंदर एक फ़ाइनल स्ट्रेटजी तय कर ली जाए। ये डिसाइडेड है, ये हमारे जहन में कतन कोई बहाम नहीं है। 1 पॉइंट एजेंडा आपका? 1 पॉइंट एजेंडा हो सकता है इलेक्शन आप अलग अलग लड़े? नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल। इलेक्शन अभी बहुत आगे की बात है मुबशर साहब। अभी आप देखें जिस तरीके से, मुझे तो परेशानी इस चीज़ के ऊपर है कि जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का नॉन रेजिस्टेंस का जो एटीट्यूड सामने आ रहा है, अगर कोई मूवमेंट, क्योंकि देखें एहतजाज करना है हर एक का हक है,
अगर ये मूवमेंट एक चल पड़ती है और मुस्लिम लीग नून अपना वतीरा नहीं छोड़ती है, इस अपनी पुरानी डगर के ऊपर चलती है, तो फिर मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। फिर तो शायद मुझे इलेक्शन भी 3 साल या 5 साल आगे जाता हुआ नजर आएगा। वैसे मुबशिर साहब बात बड़ी अजीब सी है, लेकिन नून लीग के हवाले से जो इनकी लीडरशिप है वो अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं कर पाती, उनका मिजाज नहीं है। नाम तो एंकर को नहीं बर्दाश्त करते, बैन लगवा देते हैं सारी उम्र का। ये नाम ऑपोजिशन तो बड़ी दूर की बात है। नाम जमहूरियत का लेते हैं, लेकिन इनके नजदीक पता नहीं वो किस जमहूरियत का नाम लेते हैं, मेरी तो समझ पूछना पड़ेगा जमहूरियत कहते किसको है किसको। और इनके यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है। आप देखें चंद लोग हैं जो अपनी फैमिली के लोग हैं, पूरा पाकिस्तान चला रहे हैं और हर एक से फड्डा भी लिया हुआ है, हर एक को दबा भी रहे हैं। तो अगर तो ये इलेक्शनों की बात है, फिर ये मुल्क, मैं आपको आज वसूख से कहता हूँ, इसकी हालत बदलेगी नहीं, वर्स हो जाएगी। और यहाँ रहना, मुल्क तो रहेगा, रहने के काबिल नहीं रहेगा। इस सिस्टम को आपको वंस फॉर ऑल बदलना पड़ेगा अगर आपने इस कौम को, इस मुल्क को किसी जगह लेके जाना है। बदलेगा कौन? ये तो आवाम बदलेगी। ये लीडरशिप, मतलब आवाम को तो कोई लीडर चाहिए ना। तो फिलहाल तो मेरे लीडर नजर नहीं आ रहा, ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं। मुझे कोई लीडर ऐसा नजर नहीं आ रहा जो इस आवाम को लीड करेगा और इस सिस्टम को बदलेगा। ये जमहूरियत चलने वाली नहीं है। जिस जमहूरियत का ये सब नाम ले रहे हैं, ये दुनिया कहीं है ऐसा? और इस मुल्क में तो है नहीं। ये तो बादशाहत है, जाली वोट लेके, वोट इलेक्शन रिग करके आप पार्लियामेंट में आ जाएं और फिर सारी चीजें, मतलब कोई जमहूरियत नाम की चीज आप मुझे आज दिखा दे। ये तो डिक्टेटर के जमाने में जिसको डिक्टेटर कहते हैं वो इनसे ज्यादा जमहूरियत पसंद था, जिसने सारा कुछ चलाया, सारा कुछ दिया। अरे बात ये है साहब साहब के पंजाब में, लाहौर में बिलखुसूस हमने देखा है जितनी बेदर्दी से हमारी बहनों पे गोलियां चलाई गई, जितनी बेदर्दी से वहाँ पे नौजवानों को और बुजुर्गों को मारा पीटा गया और उनके ऊपर गोलियां चली, 90 लोगों के ऊपर गोलियां लगी। अब जिसकी अल्लाह ने जिंदगी बचा ली, वरना किसी को सर पे लगी, किसी को गर्दन पे लगी, टांग और बाजू पे किसी को उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। अकबर बुख्ती को गोली लगी एक ऑपरेशन के दौरान, तो पर्चा हुआ मुशर्रफ पे, आज तक भुगतना पड़ रहा। लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ, पर्चा हुआ मुशर्रफ पे, आज तक भुगत रहे हैं। इसी तरह और भी चीजें जो उनके ऊपर पर्चे हुए। अब ये 15 कत्ल हो गए बेमाना किस्म के लाहौर के अंदर, तो पर्चा चीफ एग्जीक्यूटिव पे क्यों ना हो? मुबशिर साहब, यही रोना है मुस्लिम लीग नून का स्पेशली। और मैं आपको बड़ी एक इनर स्टोरी दे रहा हूँ ऑनेस्टली से, कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेशन है और उनके अपने जो मेंबरान हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट किया है कि आपने ये क्या किया। लेकिन जो हमें समझ आ रहा है, शायद मियाँ साहिबान को भी इस बात का अंदाज़ा हो भी गया है। और आज मैं मुबशिर साहब आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, आवाम का जो मूड हमने चेक किया, आप देखें 15 कैजुअल्टीज़, और आपने भी वहाँ पे खुद जाके देखा, मैंने वहाँ पे खुद जाके देखा, जिस बेदर्दी से, यानी वो जो खातून को शहीद किया गया जबड़े में गोली मार के, कोई भी इंसान वो देखने के बाद मैं नहीं समझता कि वो अपने हवास में रहेगा। वहाँ पे हमने 11-11 साल के, 13-13 साल के बच्चे देखे जो हमसे ये कमीज पकड़ के ये सवाल पूछते थे कि मेरा वालिद मिसिंग है, मेरा भाई मिसिंग है, मेरी माँ मिसिंग है, वो कहाँ पे हैं? मेरे साथ पर्सनली हुआ, वहाँ पे मीडिया मौजूद था, नहीं उनको पता लग पाया। ये लोगों का गुस्सा था। आज जो पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की, शेलिंग की, आज आप देख लें, मैं इसको कोई इस जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, नहीं होना चाहिए था। और वो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, उनका काम है कि मकसद लॉ बाइंडिंग लोगों को मजबूर रख, लोगों को संभाल के रखना। लेकिन जो भी आज आप लोगों के गम गुस्से का लेवल चेक करें कि लोग किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जब आपको इंसाफ नहीं मिलता, जब जिस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं रहता, वहाँ पे फिर लोग, जब मैं और उस वक्त से डरता हूँ जब कहा जाता है कि लोग अपना इंसाफ अपने हाथ से लेना शुरू कर देंगे, फिर गिरेबानों तक हाथ पहुँचेंगे, फिर रायविंड के महल्लात तक लोग पहुंचेंगे। जो लोग आज इनसे पूरा 48 घंटे की कोशिशों के बाद एयरपोर्ट पहुंचने से नहीं रुक सके, ये समझते हैं कि उन्हें ये शरीफ कॉम्प्लेक्स तक या रायविंड तक पहुंचने से रोक सकेंगे। और
देखिए मुदई कौन है जो तालिबान को रोका हुआ है, तो इनको क्यों नहीं रोकेंगे? सर तालिबान तो साथ है ना, तालिबान तो साथ है। ये वही तालिबान है जिनसे ये रिक्वेस्ट करते थे पंजाब छोड़ के तो बाकी पूरे मुल्क में जो मर्जी करते रहो, ये वही तालिबान है। और कौन नहीं जानता इनके तालिबान से कॉन्टैक्ट है, कौन नहीं जानता राना सनाउल्लाह की क्या मामला है, कौन नहीं जानता कि बैतुल्लाह मसूद के मारे जाने पर चौधरी ने साथ एक बात मैं जरूर कहूंगा कि राना सनाउल्लाह को ब्लेम करना आसान है क्योंकि वो किसी के अहकामात भी बजा रहा था, बिल्कुल ठीक है ना। तो हम राना सनाउल्लाह तो एक फिगर हेड बन गया है, लेकिन असल में जो अहकामात देने वाले हैं उनको तो कंडेम करें। आज आप ये देख लें कि आज भी राना सनाउल्लाह कमीशन के सामने पेश नहीं हुआ और उन्होंने इनकार कर दिया, दोनों हजरात ने, तो कीर शाह ने भी और उसने भी। मतलब ये जुल्म है, ये कमीशन बनाते हैं, पहले तो अगर उसकी फाइंडिंग आ भी जाए, आज अपने कमीशन के आगे खुद पेश नहीं हुआ, अपने कमीशन बनाया हुआ उसका नहीं जा रहे। और ये जो शहबाज शरीफ मामला है, अब देखें जो मुदई हैं, जो मकतूल हैं, जिनके ऊपर जुल्म तशद्दुद हुआ, उनकी एफआईआर लॉन्च नहीं की जा रही और एक अपनी मर्जी से एक एफआईआर लिखवा दिया गया और इंसाफ उंगली घुमाने से नहीं मिलता। और आप हिस्ट्री में चले जाएं, आप देखें जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे, इनकी मिसिस भी और इनकी मदर भी, इन्होंने, मैं उस चीज़ का मेरे चश्मदीद गवाह हूं और चौधरी साहबान के साथ ही ये लोग आए थे, इनकी मिसिस भी, उन्होंने जलसे जुलूस शुरू किए। लेकिन मुशर्रफ, जिसको ये डिक्टेटर कहते हैं, आर्मी का दौर था, उन्होंने इनकी मिसिस को भी नहीं रोका, इनकी मदर को भी नहीं रोका और वो जलसे करती नहीं। आपको याद होगा आखिर पे उन्होंने एक दिन बेगम साहिबा गाड़ी में थी और उन्होंने क्रेन से गाड़ी उठाने की कोशिश की, तो जब भाई को पता चला तो उन्होंने कहा नहीं, लेडीज को कुछ नहीं कहना। और आप लेडीज पे फायरिंग करवा रहे हैं, आप लेडीज को मार रहे हैं। प्रेग्नेंट औरतों को आज कितनी लेडीज के ऊपर टीयर गैसिंग की, आज बेहोश थी। आज तो खैर 20-22 के करीब खवातीन के पास बच्चे भी थे, वो बाहर बेहोश थी और जिस बेदर्दी से टीयर गैस यूज की गई, मेरा ख्याल है हिस्ट्री में इतनी टीयर गैस मैंने आज तक नहीं देखी जितनी रात को इस्तेमाल की गई और दिन में इस्तेमाल की गई। मोहसिन बेग और साहिबजादा आमिर रजा मेरे साथ हैं। वी कम बैक टू देम आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मैं तमाम पाकिस्तान को बल्कि आलम इस्लाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक इतनी बड़ी चीज़ हुई और यानी जितना फ़ख्र से हमारा सर बुलंद हो वो कम है। राजकुमार अरसलान इफ्तिखार जो हैं उनको बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का वाइस चेयरमैन बना दिया गया। आपको बहुत मुबारक हो। मुझे तो मुबारक नहीं, मुझे तो अफसोस है जिन्होंने उसको अपॉइंट किया। इतना बड़ा आदमी, बड़ा किस सेंस में कहते हैं कि पैसे आ गए हैं या उसका वालिद चीफ जस्टिस था, या किस सेंस में बड़ा? बड़ा तो आदमी कद से या पैसों से नहीं होता जी, अपने कैरेक्टर से होता है, अपनी शख्सियत से होता है। शख्सियत सारी दुनिया को पता है उस बंदे की। एक ही साल में 90 करोड़ आ जाना, बाप चीफ मिनिस्टर चीफ जस्टिस होना, इससे बड़ा कोई नहीं होता। और जो लगाने वाले हैं, मुझे तो उनकी जहनियत पे अफसोस आ रहा है कि जाली डिग्री, करप्ट आदमी। देखिए उसका भी आपने कमिश्नरों का जिक्र किया था, कैसे कमीशन से क्लियर हुआ, अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसको उन्होंने अपॉइंट कर दिया। तो इस पे तो, इस कौम पे, इस मुल्क पे मुझे तो अफसोस है। उलमाए दीन को खुशी है इस फैसले पे? मैं तो सिर्फ जनाब एक बात कहूँगा, बाप ने इंसाफ बेचा, अब बेटा पाकिस्तान की एसेट्स बेचेगा। यानी हमारा एक अजीब क्राइटेरिया है इस मुल्क के अंदर कि जिस आदमी के ऊपर जितना ज़्यादा करप्शन का एलिगेशन है, जो जितना ज़्यादा वांटेड है, जिसकी जितनी ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए, जिसका जितना ज़्यादा एहतसाब होना चाहिए, वो उतनी ही आला पोस्ट के ऊपर मौजूद है। और फिर यानी मुबशिर साहब, यही चीज़ें हैं जो आपको इनकलाब की जानिब लेके जाती हैं और यही वो चीज़ें हैं जो लोगों को इदराक करने की ज़रूरत है कि जब तक ये माइंडसेट मौजूद रहेगा। मुझे बताएं, मुझे करेक्ट करें कि क्या ये हज़रत अली का कॉल है कि खुलफाए राशिदीन में से हैं, अशरा मुबशरा में से हैं, साहब बदर में से हैं, तो रुतबा तो बिल्कुल वो तो अल्लाह ताला की देन है। बिल्कुल उनका ये कहना है कि कुफर की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की नहीं चल सकती। क्या ये सही? बिल्कुल सही है। ये हज़रत अली हज़रत अल्लाह का कौल मुबारक है और ये हकीकत भी है। और दूसरी जंग अज़ीम में आप देख लें, ब्रिटेन में वैसे चर्चिल जब बैठा था, जर्मन कहाँ पे पहुँचाया था? लंदन में। और वो अपने मुशीरों से, अपनी कैबिनेट से पूछ रहा था कि लोगों को इंसाफ मिल रहा कि नहीं मिल रहा। आज इस मुल्क के अंदर सब कुछ था। आप देखें 70s तक जिस तरीके से हम आगे चलना शुरू हुए, जो इस मुल्क में खुशहाली थी, लोगों के चेहरों पर सुकून था। मुबशिर साहब,
किसी मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जज करता हूं कि आप तरक्की कर रहे हैं कि आप जवाल का शिकार हैं। बाहर के मुल्कों के अंदर एवरेज एज 70 प्लस जाती जा रही है और हमारे मुल्क के अंदर एवरेज एज 42 के ऊपर आ गई है। हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। पूरी की पूरी कौम जो है वो एक अजीब नफसियाती मरीज बन गई है। किसी जगह पे बम धमाके हैं, दहशतगर्दी है, आपके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इवन लोड शेडिंग इस पे कंट्रीब्यूट कर रही है। सर यहाँ छोड़े, आप देखें कि मेट्रो बस और मेट्रो ट्रेन चला रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सब्सिडी दे रहे हैं, और यहाँ हेपेटाइटिस से लोग मर रहे हैं, पानी नहीं है पीने के लिए। आपका हर तीसरा फर्द फैसलाबाद के अंदर हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है। और आप पूरी दुनिया का मैप चेक कर लें, सारा पूरी दुनिया का मैप आपको ग्रीन यूरोप नजर आएगा और अमेरिका। अफ्रीका की चंद कंट्रीज हैं जो येलो में है, एक कंट्री सिर्फ रेड में है, वो पाकिस्तान है। और यहाँ पे मेट्रो बस चला रहे हैं बिलियंस की, मेट्रो ट्रेन लाहौर में। आप बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हॉस्पिटल्स में मेडिसिन नहीं है, स्कूलों में छत नहीं है, तो आप किस तरफ जा रहे हैं? और हमारा मुल्क इस काबिल हो गया कि हम सब्सिडी दें मेट्रो के ऊपर? ये सारे प्रोजेक्ट इनके अपने हैं। सर मैं तो बल्कि यहाँ तक अपने का क्या मतलब, ये सारे प्रोजेक्ट्स के पीछे मतलब अपना शरीफिया शरीफा कमीशन आपका मतलब है? कमीशन भी है, कंपनीज भी अपनी है। सॉरी, कम अगेन। देखिए मैं जो कह रहा हूं कि इसके हर कंपनी जो बाहर से लाई जा रही है, देखिए इनका एक बड़ा नेचुरल सा और बड़ा डिफरेंट काम है वर्सेस पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी वालों को तो इतनी अकल नहीं है, वो तो आपने देख ही लिया कि कैसे वो कहते हैं आज ही दे दो, बाद में नहीं जाना। ये तो बाहर से कंपनीज लाते हैं, उनके साथ जो भी डील होती है, पैसा भी बाहर जाता है, पैसा बाहर जाएगा, बाहर ही इनके अकाउंटों में रहेगा, और यहाँ नैप देखती रह जाएगी किसको पकड़ना है किसको नहीं पकड़ना, ना कोई पकड़ा जाएगा। ब्रिटेन जैसा मुल्क जहाँ पे मकसद है मोस्ट सिविलाइज्ड जिसे गोरा कहा जाता है वो वहाँ पे बैठा है। आपका भी वहाँ पे विजिट आप देखते हैं। वो मुल्क अगर मेट्रो या ओवरहेड ब्रिज बनाना चाहे, आप पीक आवर्स में जो वहाँ का लंदन का हाल होता है वो आपके इलाके में सुबह और शाम के अंदर वो बनाना चाहिए। उन्हें कोई मसला है वो इस तरह के 50 बना लें और 6 महीने में बना लें। इस किस्म की तमाशबीनी वो सिविलाइज्ड और डेवलप्ड कंट्रीज भी अफोर्ड नहीं करते। जो हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं जहाँ पे गरीब भूखा मर रहा है, जहाँ पे आपकी 10 करोड़ प्लस आबादी जो है वो गुर्बत की लाइन से नीचे है। बात कर रहे हैं उधर चेक्स एंड बैलेंसेस बिल्कुल सर नहीं। बेसिक सहूलियात हैं अवाम के लिए, ये अवाम से वोट लेके आते हैं, अवाम ही की बात करते हैं, वो कहाँ है? आप देख लें गुर्बत का क्या हाल है, कोई बेहतरी आई? आपने देखा जितने इन्होंने इलेक्शन में नारे लगाए उनमें से एक भी काम किया? ये जो बिजली के 2-4 प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहे हैं ये तो पहले के बने हुए, ये इन्होंने कौन सा शुरू किया? नदीपुर फलाना ढमकाना, ये तो पहले से बने हुए। मैं तो ये कहता हूँ, देखे ना अल्लाह ताला ने इतना दिया है ना। कुछ बिजनेस है पाकिस्तान में जो गरीब करते थे, मसलन किसी जगह पे 5 जानवर इकट्ठे कर लिए, गाय भैंसें इकट्ठी कर ली, उसका दूध कंपनीज को बेच दिया। इन्होंने वो नहीं छोड़ा, इन्होंने पोल्ट्री का बिजनेस इन्होंने नहीं छोड़ा। यानी कोई एक ऐसा शुगर मिल का काम, इन्होंने फ्लोर मिल इन्होंने नहीं छोड़ी। कोई एक ऐसी चीज है जो आप किसी पाकिस्तान के गरीब आदमी के लिए या मीडियोकर के लिए उसको भी आप अपॉर्चुनिटी दे दें कि जनाब आप भी जरा कमा लें। और हम क्या कर रहे हैं, मैं मिसाल देता हूँ, फैसला वाले इंडस्ट्रियल स्टेट जहाँ पे जाके सीएम साहब अभी माशाल्लाह वो एक तख्ती और तकरीबी रूनुमाई करके आए हैं वहाँ पे। मैं 10 साल से वहाँ पे देख रहा हूँ। ये वो मेगा प्रोजेक्ट था जिसकी बुनियाद चौधरी परवेज अली ने रखी थी। मैं मुझे तो मानने में परवेज अली ने तो वजीराबाद में मसलन कार्डियक सेंटर बनाया था, लेकिन वो नहीं चला। और ये सारे प्रोजेक्ट ये भी वहाँ पे जाके सिर्फ तख्ती लगा के आ गए। अब भी आप वहां पे जाके चेक कर लें, मैं तो रोज उस इंटरचेंज से मोटरवे के ऊपर दाखिल होता हूं, आप जाके चेक कर लें, वो रोड कारपेट हुई थी इनके आने तक, उसके बाद हर चीज ठप हो गई यार, मामला खत्म हो गया। मुबशिर साहब हुआ ये है कि ये जितना अरसा बाहर रहे हैं और खासकर सऊदी अरब में रहे हैं, इनकी जहनियत खासी बदल गई है। अब ये बादशाहत वाले स्टाइल में आ गए। इनको एक समझ आ गई कि पंजाब तो हमारे हाथ से जाता नहीं और हम पंजाब के हुक्मरान हैं, और इसी तरह वाइस वर्सा पाकिस्तान के हुक्मरान। तो ये जो अभी इन्होंने स्टाइल अपनाया है, ये लास्ट ईयर से लोग कहते थे ये बदल जाएंगे, कुछ सीख जाएंगे। मैं समझता हूँ ये उससे भी पहले से भी ज्यादा खराब होके वापस आए, और इनका जो तर्ज हुक्मरानी है वो बड़ा खौफनाक है। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक जो आज का मैंने आपसे करना है, मैंने जान के उसको एंड में रखा है ताकि ज्यादा टाइम ना मिले, क्योंकि मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। वो एक नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज है, मैं इसलिए उसकी डिटेल्स नहीं करना चाहता। आपके ख्याल में ये जो वॉर ऑन टेरर है, जो ऑपरेशन इस वक्त अफवाज पाकिस्तान ने शुरू किया है, इस पे हमें कितनी कामयाबी हो सकती है?
बिल्कुल कामयाबी है जी, और ये ऑपरेशन बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। मियां नवाज शरीफ साहब ने डिसीजन बहुत लिए ही नहीं। उन्होंने कब लिया? उन्होंने लिए ही नहीं, और फौज ने मजबूरन ये किया। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी कैपेबल है इनको तालिबान को टैकल करने में, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ख़ासी कामयाबी होगी। वंस फॉर ऑल कौम को एक चीज़ सोच लेनी चाहिए कि ये ऑपरेशन है जिससे हमारी जान छूट सकती है इस सारे टेररिज्म से, एक्सट्रीमिज्म से, और फौज का साथ देना चाहिए। और इस ऑपरेशन को मेरी दुआ भी है के साथ है, ये लीडर्स के पेट में मरोड़ उठता है। हाँ, कौम पूरी फौज के साथ है। उसकी मुबशर साहब आपने कहा डिटेल में नहीं जाना, उसकी बहुत सी रीजन है कि मियां नवाज शरीफ क्यों ऑपरेशन के हक में नहीं था और आज भी नहीं है। और आज भी ये कोई फौज के हक में नहीं है, सिर्फ ऐड चलाए इन्होंने अपनी मजबूरी की वजह से और एक अपनी PR करने के लिए। अदरवाइज फौज बड़ी कैपेबल है और मैं आपको, मेरा ईमान है कि ये ऑपरेशन कामयाब होगा। सर, सुनी ताज काउंसिल का तो डे फर्स्ट इस मौका 10 साल पहले हमारे एक मरहूम कायद ने नेशनल असेंबली में आवाज़ उठाई थी ऑपरेशन के हवाले से, और शायद अगर उस वक्त कर लेते तो ये हज़ारों की तादाद में कैजुअलिटीज़ ना होती। मैं आपको एक बात बता दूं मुबशर साहब, मैं इस तनाजुर में से देख रहा हूँ कि ये जो ग्रैंड अलायंस तश्कील पाया है, ये इसमें यूनानी मसली ये एग्री करते हैं इस ऑपरेशन के ऊपर। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने इस इशू के ऊपर से लोगों की तवज्जो डाइवर्ट करने की कोशिश की थी, आप सिर्फ 2-3 दिन वेट कर लें, इंशाल्लाह ताला एक नए वलवले के साथ आपको अब एक वलवला अवाम के लेवल के ऊपर भी नजर आएगा। और मुझे तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हम तो डे फर्स्ट से बिलीव करते हैं कि ये दहशतगर्द, ये बहुत बुज़दिल हैं, ये कमर दिखा के भाग जाने वाले लोग हैं, ये सिर्फ उसके लिए बदमाश हैं जो आगे इनसे डर के भागता है। और अफवाज पाकिस्तान इंशाल्लाह, और मैं इसे बहुत इसके जाहिर है आफ्टर शॉक्स आएंगे, लेकिन वो आफ्टर शॉक से डरते डरते अगर हमने मजीद 10 साल गुजार देने हैं तो फिर शायद खाकम बदहन ये मुल्क मजीद। आपके ख्याल में कब तक चलेगा ये ऑपरेशन? मेरा ख्याल में मैक्सिमम 1 से 1.5 माह और ये ऑपरेशन चलेगा और इसमें मुकम्मल सफाया हो जाएगा। जो मुझे इतलात वहाँ से आ रही हैं उसके हवाले से तो इतनी पॉजिटिव हैं, मेरे कुछ साथी वहाँ से अभी मेरे साथ ही हैं, उन्होंने मुझे डिटेल के साथ बतलाया कि इस मरतबा फ़ौज के पास जो स्ट्राइक का स्टैंडर्ड है और जिस तरीके से फ़ौज स्ट्राइक कर रही है, जो इन्फॉर्मेशन है उनके पास वो इतनी सॉलिड है कि जिस सुरंग के ऊपर और जो वहाँ पे वो वेपन यूज़ कर रहे हैं, वो सुरंग में जिस जगह से बम गिरता है वो दूसरे दाने से निकलता है और हर चीज़ उड़ा के रख देता है। बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्द वहां पे मारे जा रहे हैं और वहां के मुकामी लोग बहुत खुश हैं। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अगर पूरी कौम हम बन के निकले मुबशर साहब, 1 साल के अंदर ये दहशतगर्दी का फरेब पाकिस्तान से बिल्कुल खत्म हो जाएगा अगर हम एक कौम बन जाए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और असूली तौर पर होना ये चाहिए था, जैसे ही सर्दियों में आर्मी तैयार थी ऑपरेशन करने के लिए, उस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसको ऑन करती। चले जो नहीं हुआ, मैं तो अब आने वाले की बात कर नहीं, आने वाले में देखेंगे अभी पॉलिटिकल गवर्नमेंट उस तरीके से ऑन नहीं कर रही, लेकिन ये सारा आवाम जो है क्रेडिट तो ले रहे हैं। वो नहीं क्रेडिट ले, सबको पता है कि कितना क्रेडिट ले, वो तो कभी आर्मी को बर्दाश्त नहीं मियां साहब कर सके, हालांकि आए आर्मी के कंधे पे बैठ के, लेकिन आर्मी से दुश्मनी है। और तो आप बता दें कि कभी आर्मी का तो उनका इतना प्यार है कि अगर हुसैन नवाज को आज वो चीफ लगा दे आर्मी को तो 4 महीने में उससे भी लड़ाई हो जाएगी। हाँ, पकड़ लेगा बात। वो बेसिकली वैसे मेरी इत्तला जो है ना, मेरी इत्तला ये है कि ये कोई अगले 8 से 10 दिन के अंदर ऑपरेशन अपना मेजर ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर ले। नहीं देखें, इनको डिसमेंटल करना नहीं, मैंने कहा मेजर ऑब्जेक्टिव बिल्कुल। और हाइड आउट्स को जब आपने उड़ा दिया तो आप तो तितर पितर हो गया ना। बेसिकली डिसमेंटल करना अभी भी अगर अफगानिस्तान की उनको सपोर्ट ना और इंडिया की उनको बैक एंड पे सपोर्ट ना हो तो बहुत पहले इनका आप ये देखिए कि अभी भी कंट्रोल सिस्टम तबाह कर दिया तो ये आपकी पहली कामयाबी है। उसके बाद ये खुद ब खुद सामने आके मरते जाएंगे, कोई स्ट्रेटजी देने वाला नहीं रहेगा इन्हें। मुबशर साहब, आपने हालिया तस्वीर देखी होगी कि अफगान जो है सफीर साहब, वो चीफ हमारे आर्मी चीफ को मिले हैं। ये काम पॉलिटिकल गवर्नमेंट का था कि आप वो बॉर्डर देखें। मोहसिन साहब आपका, साहबजादा साहब आपका, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने चलते चलते एक आपको बात बतानी है कि देयर आर ऑलवेज पॉलिटिशियंस जो अच्छे भी होते हैं, अपने मुल्क के लिए कम से कम अच्छे होते हैं, बड़ा काम करते हैं। एक ऐसी पॉलिटिशियन हिलरी क्लिंटन, उनका मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू किया, 1-2 दफ़ा उनसे मुलाकात हुई, मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस हुआ। हिलरी क्लिंटन का एक बात मुझे हमेशा मेरे माइंड में रहती है जो उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जो सियासतदान होता है वो अगले इलेक्शन का सोचता है और वो सोचता है कि अगला इलेक्शन कैसे जीतना है मैंने, और उसके लिए अपने आप को मैंने कैसे पोजीशन करना है। और जो जेन्युइन लीडर होता है वो अगली नस्ल का सोचता है कि मैंने अपने मुल्क और कौम की अगली नस्ल को अपने मुल्क के लिए किस तरह बेहतर बनाना है,
क्या हमारे लीडर्स अपनी नस्ल का सोच रहे हैं कि अपने इलेक्शन का सोच रहे हैं, ये फैसला आपने करना है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।